नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद बीएसपी से समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मुरादाबाद में पहला दौरा। सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुरादाबाद दौरे के दौरान योगी सरकार और भाजपा की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति को धार देने निकले सिद्दीकी ने कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई और बुलडोजर कार्रवाई तक पर सरकार को घेरा। पीडीए सिर्फ पिछड़ा दलित या अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि इसमें हर वो व्यक्ति शामिल है जिसका हक मारा गया है, चाहे वह समर्पण क्यों न हो। सरकार डर की सत्ता कायम करना चाहती है। मुरादाबाद से लेकर बनारस की 300 साल पुरानी दाल मंडी तक को उजाड़ दिया गया, जनता को भूखमरी की कगार पर ला दिया। आजम खान साहब पूरी तरह निर्दोष हैं। 2027 में सपा की सरकार बनते ही उन्हें न्यायालय दिलाया जाएगा। उन पर गलत इल्जाम लगाकर जेल भेजा गया है। बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बना हुआ है, लेकिन सुधा अधिकारियों को भेजकर मतदाताओं को डराया जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि सपा ज्वाइन करने के बाद से वे 50 जिलों का दौरा कर चुके हैं। मुरादाबाद में 11 बैठकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं अखिलेश यादव जी से प्रेरित होकर दिन रात काम कर रहा हूं। हमारा मुकाबला बेईमानों और गरीबों का दमन करने वालों से है। महंगाई और किसान बदहाली। सिद्दीकी ने खाद की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि मुलायम सिंह जी के समय से जो खाद का कट्टा 50 किलो का था, उसे घटाकर अब 40 किलो कर दिया गया है और दाम 1650 रुपए तक पहुंच गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नोटबंदी के बाद अब जल्द ही डीजल पेट्रोल के दाम भी आसमान छूने वाले हैं। सुरक्षा और सामाजिक न्याय। मेरठ और सीतापुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बोलने पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जाती है। दलित समाज की मां बेटियों पर जुल्म हो रहा है। अगर मेरा घर मिलिट्री एरिया डिफेंस प्रॉपर्टी में ना होता तो ये मेरे यहाँ भी बुलडोजर भेज देते। खुद को केवल मुस्लिम नेता के तौर पर सीमित किए जाने पर उन्होंने कहा, मैंने 36 साल दलितों और पिछड़ों के बीच काम किया है। मुझे सिर्फ मुस्लिम लीडर कहना मेरे और समाज के साथ नाइंसाफी होगी। मैं मानवता के आधार पर काम करता हूं। भाजपा की स्थिति पर अफसोस। काशीराम जी का जिक्र करते हुए उन्होंने दुख जताया कि जिस पार्टी को बनाने में उन्होंने जिंदगी लगा दी, आज उस बसपा की दीवारें कमजोर होती दिख रही हैं। वाइट नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सपा नेता। देखिए, हम अपनी रणनीति नहीं बताएंगे, क्या कर रहे हैं हमने आपको बता दिया। रणनीति अगर बताएंगे आप अपने चैनल में, आप अपने अखबार में छाप देंगे, हमारा विरोधी उसकी काट ढूंढ देगा। हम वो चीज नहीं बताएंगे जिससे विरोधी लाभ ले सके। रह गई बात कि गढ़ रहा है, गढ़ है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी 1984 से 1989 तक पूरे देश में 2 MP थे। तीसरे की जमानत नहीं बची। पहले लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। 1984 से 1989 तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरी इंडिया में कोई नहीं जीता। आज कई प्रदेशों में सरकार है, केंद्र में सरकार है। भाई हमारी मुरादाबाद मंडल में इतनी बुरी हालत नहीं। सर, हमारी आपके सांसद और विधायक कहाँ है? यहाँ सांसद विधायक नहीं बुलाए गए हैं, मीटिंग में बुलाए गए। मेरी बात सुनिए, ये पार्टी, मेरी बात सुनिए, ये इसका व्यक्तिगत मामला, इन्होंने दावत में बुलाया खाने का और मीडिया, यहाँ खाने का और इसमें मीडिया को बुला दिया गया। सांसद और विधायकों के लिए मैं आपको बता दूं कि वहां भी कुछ सांसद विधायकों ने माफी मांगी है, क्योंकि भाई वो हमारे कुरैशी साहब हैं। आप मेरी पूरी बात सुनिए। नासिर साहब के पिताजी मिसेस का ऑपरेशन दिल्ली में है, आज ऑपरेशन है, वो नहीं आएंगे। जियाउर रहमान साहब के वालिद का दिल्ली में एडमिट है, जाइए एम्स में देखाइए एडमिट है कि नहीं एडमिट है, वो नहीं आएंगे। और ये मीटिंग या अगली मीटिंग विधायकों की नहीं है। जो कार्यक्रम से फ्री हो वो आ जाए, ये पीडीए की मीटिंग है।
और जिसके कार्यक्रम पहले से लगे हैं उनको आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं किसी तरीके का डिस्प्यूट है। समाजवादी पार्टी एक है और एक होगी। घर में छोटी मोटी बातें होती हैं। अब यहाँ मैं आया हूँ दावत पे, इन्होंने बनाई होगी उड़द की दाल, मुझे अच्छी लगती है अरहर की दाल। मैं कह दूं ये भाई हमारा विवाद हो गया। अब इसको कह दो भाई सलीम अख्तर जफ्तार नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब विवाद हो गया कि उन्होंने उड़द की दाल बना दी, अरहर की नहीं बनाई। ये मतभेद नहीं भाई, ये मतभेदता हो सकती है। आपस में बातचीत नहीं है, कहाँ मतभेद की बात कर रहे हैं। हाँ, आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं। देखिए साहब, सारे के सारे पीडीएफ को मजबूत करने में लगे। पता करके पता चलेगा। आपने मुझे बताया है, एक मिनट दे, मुझे आपने बताया, मैं पता करूंगा। और इस तरीके की बात सुनने के लिए अगर आप सवाल मुरादाबाद के किसान के हित में कर सकते हैं, मुरादाबाद के डेवलपमेंट के हित में कर सकते हैं, मुरादाबाद के विकास में कर सकते हैं, हिंदुस्तान और प्रदेश के विकास और हित में प्रश्न कर सकते हैं तो करिए, वरना इस तरह के सवाल न करिए न बेजवाब होगा। इन सब का जनप्रतिनिधि जो है वो सांसद विधायक ही होता है और वो जो है ना तो मासिक बैठकों में दिखाई देते हैं और ना ही उनकी तरफ से कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। यह हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपको दखल नहीं देते बोलने में। सर ये जानना चाहेंगे AIMI को कितनी बड़ी आप चुनौती मान रहे हैं? कौन? कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? ये कौन है? कौन है? ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी कहाँ रहती? मैं पता करूँगा। 2027 के चुनाव में कितना मजबूत लग रही समाजवादी पार्टी और क्या क्या मुद्दे हैं सर इस बार? मुद्दे हैं, आप इनकी देर से क्या बता रहा था? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, नाबालिग बेटियां हैं, बेरोजगारी है। हम तो सीधा सा कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी इंशाअल्लाह ताला, और जिस दिन सरकार आई उसी दिन से महिलाओं को 40,000 रुपए हम देना शुरू कर देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और भी तमाम चीजें हैं। ये आपने सवाल जनहित का किया, मैं स्वागत करता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जनक श्री अखिलेश यादव जी से प्रेरणा लेकर के कि वो रात दिन पीडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं, एक दिन भी आराम नहीं करते। मेरी भी आदत यही है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। आज की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, सामाजिक स्तर पे देखें, राजनीतिक स्तर पे देखें, धार्मिक स्तर पर देखें, जबकि धार्मिक स्तर पर राजनीतिकों का दखल नहीं होना चाहिए। आप धार्मिक हो, बने रहो। धार्मिक निर्णय लेने का अधिकार धार्मिक व्यक्तियों को होना चाहिए। जातिवाद के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अजीब सा माहौल हमारे प्रदेश में और देश में बना है। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, दलित के नाम पे, पिछड़े के नाम पे। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को जन्म दिया। पीडीए का मतलब जो भी पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, शेड्यूल कास्ट है। पिछड़े का तात्पर्य किसी जाति से नहीं है। पिछड़े का तात्पर्य जो शोषित है, जो वंचित है, जिनका हक मारा गया, भले ही वो अपर कास्ट के हैं, वो सब पीडीए में आते हैं। जो कभी हम उसको बहुजन समाज कहा करते थे, उसको एकजुट करने का उन्होंने निर्णय लिया और उसी के तहत मैं भी निकला हुआ हूं। मैंने 15,813 लोगों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष 15 फरवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी
और 16 तारीख से मैं और मेरे साथी बराबर पीडीए को मजबूत करने में लगे हैं। कल तक मैं 50 जिले हो आया था, और जिले में जाने का मतलब एक जगह नहीं, कम से कम 10 से 20 जगह पीडीए की बात करना, छोटी पंचायत, बड़ी पंचायत, जनसभा। कल मैं बरेली में था, उससे पहले मैं शाहजहांपुर में था, उससे पहले मैं बहराइच में था, उससे पहले मैं रायबरेली में था, उससे पहले मैं कानपुर में था, उससे पहले मैं फतेहपुर में था, उससे पहले मैं बांदा में था। वो मऊ है, आजमगढ़ है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, तो मेरठ, गाजियाबाद, संभल, ये सारी जगह होते हुए आज मैं मुरादाबाद आया हूँ। मुरादाबाद में मेरी आज 11 जगह पे छोटी बड़ी पीडीए की बैठक है, तो उसी के तहत मैं मुरादाबाद आया था। सर, हाल ही में जो बंगाल चुनाव हुआ है, आप किस तरीके से उस चुनाव को देखते हैं? जैसे ममता जी के लगातार बयान आ रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो आप उसे किस तरीके से देखते हो? देखिए, वो उनका निर्णय है इस्तीफा देना ना देना, लेकिन बंगाल में चुनाव हुआ ही नहीं। मैं मानता हूं कि बंगाल में, आसाम में चुनाव हुआ ही नहीं। वहां चुनाव हुआ हो सकता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी 0 है, जैसे तमिलनाडु है, यानी वो अगर बेईमानी भी करेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। उसको अगर छोड़ दिया जाए। एक चीज ये कि बताइए कि यूपी में एसआईआर कब हुआ? आज से 2-3 महीना पहले खत्म हो गया। चुनाव कब है? 27 में। एसआईआर कब पूरा हो गया? फरवरी 2026 में। यानी ठीक 1 साल पहले एसआईआर पूरा हो गया। लेकिन बंगाल में एसआईआर कब होता है? चुनाव के 15 दिन पहले। बिहार में एसआईआर कब होता है? चुनाव के 15 दिन पहले। यह एसआईआर का तरीका है। ये केवल और केवल चुनाव आयोग को इन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे एक प्लानिंग के तहत जहां जहां पर भी, जिन स्टेट्स में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के अधिकारियों को बुला करके ट्रेनिंग दी गई कि हम आपको ऑब्जर्वर बना के भेज रहे हैं, हम बिहार भेज रहे हैं, हम बंगाल भेज रहे हैं, हम आसाम भेज रहे हैं। वहां पर आपको किस तरीके से पब्लिक को डरा के, धमका के, वोटर को पोलिंग बूथ तक न जाने की व्यवस्था करके कैसे करना है, उसको उनको एक तरीके से ट्रेनिंग दे करके वहां पर भेजा गया। और कई अधिकारियों ने वहां खुलेआम चिल्ला करके कहा, जो चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध तो है ही, संविधान के विरुद्ध है। तुम संविधान के तहत शपथ ले करके तुम बड़े बड़े पदों पे आईएएस आईपीएस बने हो और वहां जाकर ऐसे बयान देते हो। तो चुनाव आयोग उनके हाथ की कठपुतली, ट्रेनिंग शुदा जो है अधिकारी भेज दिए गए, पूरी जमात वहां आरएसएस की वहां इकट्ठा। तो वोट हुआ कहां? चुनाव हुआ कहां? मुरादाबाद आए हैं, मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण का लगातार बुलडोजर चल रहा है, उसको आप किस तरीके से, किस नजरिए से? ये सरकार डर की सत्ता कायम करना चाहती है। मुरादाबाद में बुलडोजर चल रहा है, मेरठ में पूरी बाजार बर्बाद कर दी गई, और तो और छोड़िए, मोदी जी के जहां के वो एमपी हैं, बनारस में पूरी दाल बाजार, जो 300 साल से दाल बाजार चली आ रही थी, उस दाल बाजार को नष्ट कर दिया गया। पूरी तरीके से भुखमरी पे लोग आ गए। तो मेरठ में क्या हाल है आप देख रहे हैं, और मुरादाबाद में क्या हाल है, बनारस में क्या हाल है, लखनऊ में पूरा का पूरा मोहल्ला साफ कर दिया गया। पूरा का पूरा मोहल्ला, आजाद नगर था क्या, मुझे नहीं याद आ रहा है वो क्या है, मैंने जा करके देखा, मतलब 1000-2000 मकान नहीं, वो 100 साल से रह रहे हैं। तो भैया डर की सत्ता कायम करना चाह रहे हैं। अरे ये हर तरीके से फेल हैं
किसानों को गन्ने का रेट आप दे नहीं पाए, रेट जो कम दिया तो दिया, किसानों को गन्ने का पेमेंट आप कर नहीं रहे। जो टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ना एक्ट में आपने यानी तत्कालीन सरकार ने प्रावधान किया कि इनको 15% ब्याज दिया जाएगा, 1 पैसा आपने ब्याज नहीं दिया। मैं भी गन्ना मंत्री था। किसान त्राही त्राही कर रहा है। जो खाद का कट्टा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में 50 किलो का था, वो पहले 45 किलो का किया, अब 40 किलो का कर दिया। और जो गन्ने का जो खाद का कट्टा 400 का मिलता था, अब 1650 का बिक रहा है। ऊपर से खाद नहीं मिल रही, लाठियां भागी जा रही हैं। सिलेंडर, गैस सिलेंडर के क्या हाल है आप देख रहे हैं। रेट जो बढ़ रहे हैं अपनी जगह है, लोग लाइन लगाए खड़े। पहले आपने बैंकों में लाइन लगवा दिया नोटबंदी करके। अब डीजल पेट्रोल का नंबर आने वाला है, अभी से मैं बोल रहा हूं, अभी आया नहीं, बोल रहा हूं, कल के दिन आपका चैनल दिखाएगा। उसके रेट बढ़ने जा रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने जा रहे हैं। बेरोजगारी मुंबई खड़ी हुई है। युवा हमारे लड़के हुए लड़कियां रोजगार की तलाश में धक्के खाते फिर रहे हैं। उसने कहा पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ज्यादा बोलोगे बुलडोजर चलेगा, ज्यादा बोलोगे बुलडोजर चलेगा। महंगाई आसमान पे है। तो आज आप खुद देखिए कि जो सुबह मुरादाबाद की दाल 10 रुपए की मिलती थी, आज वो 50 और 100 रुपए की मिल रही। क्यों? बनाना तो गैस से है ना। आप कहते हो हमने कॉमर्शियल में रेट ज्यादा बढ़ाए। कॉमर्शियल क्या है? कॉमर्शियल यही है कि जो दुकानों में जो भी है, जो खाने की चीजें मिलती हैं या शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होते हैं, वो सब कॉमर्शियल है। तो शादी ब्याह कौन कराता है? पब्लिक कराती है ना। दुकानों पे खाने कौन जाता है? पब्लिक जाती है ना। तो भार तो पब्लिक में पड़ रहा है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? इन सब चीजों को भुलाने के लिए और इन सब चीजों को दबाने के लिए अगर आप बोलोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। वारे बुलडोजर, अरे किस किस पे बुलडोजर चलाओगे? अभी बगल में आपके मेरठ है, पिछले महीने में वो दलित समाज की मां बेटियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और एक मां तो मर गई। 2 हफ्ते पहले सीतापुर में एक 5 साल की लड़की की आरएसएस के लोगों ने 8 लोगों ने इज्जत लूटी, वो लड़की मर गई। बुंदेलखंड में महोबा में एक प्रजापति समाज का दूल्हा, उसका कसूर इतना था कि वो दूल्हा बनकर के घोड़े में बैठ के जा रहा था, उसको नीचे पटक दिया बजरंग दल के लोगों ने। इतना पीटा कि 8 दिन तक वो अस्पताल में पड़ा रहा और 9वें दिन मर गया। क्या है ये? कहां है कानून का राज? और अगर बोलोगे तो बुलडोजर चलेगा। मेरे घर में भी बुलडोजर चला देते, लेकिन मैं रहता हूं मिलिट्री एरिया में, वो बीच में ऐसी जगह रहता हूं कि बुलडोजर पहुंच ही नहीं सकता। जो मैं बोल रहा हूं आपके उसमें हो सकता मेरे घर में भी, तो बुलडोजर वहां नहीं जा सकता, पहले मिलिट्री खड़ी है। सही बात। तो मैं भी डिफेंस में था, तो मैं मिलिट्री के बीच में रहता हूं, चारों तरफ मिलिट्री के बीच में रहता हूं मैं। वो डिफेंस की एक तरीके से प्रॉपर्टी में है, हमारी ही है वो, लेकिन डिफेंस की मर्जी के बगैर हम उसमें निर्माण तोड़ फोड़ ये तो कर सकते हैं, लेकिन नया निर्माण नहीं कर सकते। तो वो उसको कर नहीं सकते वो। तो मेरे यहां बुलडोजर भेज नहीं सकते, नहीं मेरे यहां भी चल जाता। सर, आप मुस्लिम नेता हैं। आजम खान साहब की गैर मौजूदगी के बाद खुद को वेस्ट यूपी में मुसलमानों के नए रहनुमा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुस्लिम हूं, बिल्कुल ठीक। सच्चा पक्का मुसलमान बन जाऊं तो और अच्छी चीज, लेकिन सिर्फ मुसलमानों तक मुझे महदूद करना ये इंसाफ नहीं है। 36 साल मैंने दलितों के बीच में काम किया, भूखा प्यासा रह करके साइकिल रैली चला करके बहुजन समाज पार्टी बनाने में योगदान दिया। मानवर कांशीराम साहब ने बनाई, उसमें एक हिस्सा में कहीं मैं भी था। पिछड़ों के बीच में मैंने काम किया, ब्राह्मणों के बीच में मैंने काम किया। तो मुझे केवल मुस्लिम लीडर कह देना, ये न तो मुसलमानों के साथ, न तो मेरे साथ और न तो समाज के साथ इंसाफ है। मैं तो सिर्फ जानता हूं कि जो मानव है, मैं मानवता के आधार पर काम करता हूं। हमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मुकाबला बेईमानों से है, हमारा मुकाबला जुल्म करने वालों से है,
हमारा मुकाबला गरीबों का दमन करने वालों से है, तो हमें मेहनत करने की जरूरत है। और उसी के तहत 15 फरवरी को ज्वाइन करने के बाद 3 दिन घर में रहा हूं। एक होली के दिन, एक रोजा अवतार के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, और एक जो है ईद के दिन। इसके बाद एक दिन भी घर नहीं रुका हूं, बराबर दौड़ रहा हूं। और ये प्रेरणा मुझे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिली है। वो भी मुझसे 10 गुना दौड़ते हैं, और मैं अपने साथियों से, और साथी भी दौड़ रहे हैं। मेरा बेटा है, वो भी लगा हुआ बगल कमरे में है। मेरे भाई हैं, वो भी हैं, अभी साथ में चल रहे हैं। ये नसीम खान साहब हैं, ये भी बैठे हुए। अतीक साहब आपके साथ में आए हैं। आप लोग बिजनौर से आ रहे हैं, नजाकत साहब वगैरह। फतेहपुर के लोग हमारे साथ हैं, गाजियाबाद के लोग हमारे, ये टीम हमारी पूरी जो है 25-30 लोगों की टीम लगी हुई है, और हम लोग लगे हुए हैं। हम जो हमारा विरोधी है, हम उसको कमजोर नहीं मान रहे हैं। सर, जिस तरीके से हम बात करें, आप बीएसपी से सपा में शामिल हुए हैं, और आज आप बीएसपी को किस नजरिए से देखते हैं कि यह पीडीए में तो शामिल है नहीं बीएसपी, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? हर पार्टी का अपना अलग अलग फैसला लेने का तरीका होता है। जब मैं बीएसपी में था तब बीएसपी की बात करता था। अब बीएसपी की बात नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी अफसोस करता हूं कि जिस बीएसपी को बनाने के लिए कांशीराम साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी और दुनिया छोड़ के चले गए, और उस बीएसपी को बनाने में जो लाखों लोग थे, उन लाखों में एक मैं भी था। वो बीएसपी रूपी मकान कमजोर हो रहा है, जिसको बनाने में मैं भी था। मुझे तकलीफ है। सर, आजम खान साहब की अगर हम बात करें, आजम खान साहब अभी भी जेल में हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद जो सरकार, वो मौजूदा सरकार ने गलत तथ्य पेश करके अदालत में उनको सजा कराई है, उसको उच्च न्यायालय जाएंगे और वहां सही तथ्य प्रस्तुत करेंगे न्यायालय के सामने। आजम खान साहब निर्दोष हैं। गलत तथ्य पेश करके, गवाहों को डरा धमका करके जो मौजूदा सरकार ने किया है, जिसकी वजह से आजम खान साहब और उनका पूरा परिवार, उनके बेटे जेल में है, लेकिन प्रभावित पूरा परिवार है। हम भी उनके परिवार के हिस्से हैं, वो हमारे समाजवादी परिवार के हिस्से हैं। उनकी लड़ाई लड़ेंगे और अभी लड़ने को तैयार है।